बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्टिकल ओजोन। जी ओजोन एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एलोट्रॉपी जब एक एलिमेंट डिफरेंट जो है वो स्टाल में पाया जाए, वो डिफरेंट स्टॉल की एलोट्रॉपिक फॉर्म कहलाती हैं और इस फॉर्मूले को हम एलोट्रॉपी का नाम देते हैं। ओजोन जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसकी ऑक्सीजन की। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो O3। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ओजोन जो लेयर है इसका फ़ायदा क्या है, और अगर ये एटमॉस्फेयर में एज ए पोल्यूटेंट है तो उससे क्या डिसएडवांटेजेस है। ओजोन लेयर क्या जो हमें की एडवांटेजेस क्या है, उसके ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रोल्स क्या है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ओजोन। इट्स फार्मूला इज O3। इट इज़ गैस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसकी फिजिकल स्टेट देखी जाए तो ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है। बेसिकली गैसियस फॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो ही होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल कंसंट्रेशन थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। इसकी कंसंट्रेशन जो है वो स्मॉल है पूरे एटमॉस्फेयर में। और जब किसी भी, अब आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ें, एक कंटेमिनेशन कंटेमिनेंट है और दूसरा पोल्यूटेंट्स है। जब कोई चीज़ एटमॉस्फेयर में एक लिमिट कंसंट्रेशन के अंदर रहती है तो वो कंटेमिनेंट्स कहलाती है, और जब वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर देती है, उसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो पोल्यूटेंट्स बन जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल कंसंट्रेशन थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी कंसंट्रेशन तक जो है वो मौजूद रहती है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इज एक्सप्रेस्ड इन डोप्सन यूनिट। जो ओजोन की मकदार है उसको किस यूनिट में जो है वो मेजर किया जाता है, डोप्सन। डोप्सन एक साइंटिस्ट था जो इसने ये यूनिट दिया, उसी के नाम पर इसका डोप्सन यूनिट रख दिया, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है DU के साथ। The normal amount of ozone is about 350 Dobson यूनिट के। एटमॉस्फेयर में जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है ओजोन की वो कितनी होती है, 350 डॉब्सन यूनिट। ये MCQ बन सकता है कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओजोन की कितनी है, 350 डॉब्सन यूनिट। ओजोन का फंक्शन क्या है। ओजोन लेयर 25 टू 28 किलोमीटर हाई इन स्ट्रेटोस्फीयर सराउंड द ग्लोब। जो ज़मीन से 25 से 28 किलोमीटर की बुलंदी पर जो ओजोन लेयर है वो कहाँ मौजूद है, स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसने ग्लोब को सराउंड किया। और इसका फंक्शन ये है कि इसने जो है वो हार्मफुल रेडिएशन को, जो सन से रेडिएशन आ रही है उनको फिल्टर कर देती है। जो उसमें हार्मफुल रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उसको वहीं स्टॉप कर देती है। अगर वो ज़मीन पर पहुंच जाए तो वहाँ पर ज़मीन पर जितनी भी ज़िंदगी है उसके क्या करे, उसके लिए खतरा बाज साबित होंगे। अच्छा, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये स्किन कैंसर काज करती हैं, तो ये ओजोन की लेयर जो है इसको क्या कर देती है, स्टॉप करवा देती है, इसको पेनिट्रेट नहीं होने देती, जमीन जो है वो ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है, जिससे जो है वो स्किन कैंसर वगैरह बीमारी जो है वो उसका अंदेशा जो है वो कम हो जाता है। तो ओजोन की जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ज़मीन से कितनी बुलंदी पर फैली हुई है, 25 से 28 किलोमीटर, और इसने ग्लोब को सराउंड किया हुआ है। और ये मोस्ट हार्मफुल जो रेडिएशन है उसको क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है, जो सन से आ रहे हैं और ज़मीन तक पहुंचने से रोक रही है। Therefore, therefore, if substantial reduction in ozone layer, the life on Earth would be rendered.
अगर ओजोन की लेयर में रिडक्शन हो जाए, इसकी थिकनेस कम से कम होती जाए, इसमें होल बनते जाएं, तो जो ज़मीन पर ज़िंदगी है उसका वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो जो ओजोन लेयर है ये लाइफ सपोर्टिंग है, इसलिए ज़मीन पर जो है वो रेडिएशन को पहुंचने से रोकती है, हार्मफुल रेडिएशन को पेनिट्रेट नहीं होने देती, जिससे जो है वो लाइफ पर जो ज़िंदगी है उसका वजूद बरकरार रहता है। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है कि जहाँ पर ओजोन की प्रोडक्शन होती है, यानी कि ये रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, पहले ऑक्सीजन का मालिक्यूल एसोसिएट होता है टू ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में, वो टू ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फर्दर जो है वो ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन बना देते हैं, और ये रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो लाइट की मौजूदगी में होता है, इसीलिए इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। और ये जो ओजोन का बनना है ये कहाँ पर बनती है, ट्रॉपिकल रीजन में बनती है। ओजोन इज प्रोड्यूस इन मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनेगी, वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू पोलर रीजन, जहाँ से ये पोलर रीजन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। It acts as a pollutant and cause various health problems. देखो, जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है तब ये फायदेमंद है, लेकिन जब ये ट्रोपोस्फेयर में है तो ये कंसीडर की जाएगी एज ए पोलूटेंट। ट्रोपोस्फेयर आप समझ लें कि ज़मीन से 11 या जो 11 किलोमीटर तक जो बुलंदी है वहाँ पर एटमॉस्फेयर का रीजन क्या है, ट्रोपोस्फेयर। वहाँ पर जब ये आएगी तो पोलूटेंट होगी और इससे बेशुमार जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। ये आंखें डैमेज कर देगी और इससे जो है आस्थमा, दमा की बीमारी जो है वो क्रिएट होगी, क्योंकि ये लंग और रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, तो इससे आंखें मुतासर होती हैं और आस्थमा जो है, दमा की बीमारी जो है वो इससे लग जाती है। डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ लंग टिश्यू, वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि ये लंग्स टिश्यू की इलास्टिसिटी को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, जिस वजह से जो है वो सफोकेशन का हाल होता है, सांस रुक कर आता है, जिसे हम दिमागी बीमारी का नाम देते हैं। इसके अलावा कफिंग, खांसी होती है, इससे चेस्ट चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, जो सीना है वो उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है अगर हम ब्रीथिंग के दौरान ओजोन को इनहेल कर लें। ये जो है ओजोन हार्मफुल है प्लांट्स और एनिमल्स और मटेरियल के ऊपर। ये देखिए, ये इंसानों और जानवरों पौधों के लिए भी नुकसानदेह है, इसके साथ साथ जो मटेरियल है उसके भी नुकसानदेह है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये रबर पर अटैक करती है, रबर की ड्राइडेबिलिटी और इलास्टिसिटी पर अफेक्ट करती है, उसकी इलास्टिसिटी को कम कर देती है। हम देखें रबर को फेंकते हैं तो रबर टूटती है, लेकिन अगर उस पर उन्होंने अटैक कर दे तो थोड़ी सी अगर हम रबर फेंकेंगे तो वो टूट जाएगी, उसकी ड्राइडेबिलिटी को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, reduce its dryability and appearance of paints। और पेंट्स वगैरह का जो नक्शो नगार है, पेंट्स जो हम नक्शो नगार के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी शाइनिंग को भी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। कास्ट फैब्रिक टाइप टू फैट, इसको ये जो है फैब्रिक टाइप का जो कलर है उसको फीका कर देती है। ओजोन को, द अमाउंट ऑफ ओजोन इज लेस इन रीजन नियर टू इक्वेटर, क्या ओजोन की जो मकदार है वो इक्वेटर के करीब क्या है, कम है। अब ये देखें, ये ओजोन होल जो बना है ये सबसे पहले बड़े आजम अंटार्कटिका में जो है वो 1970 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके बाद वो इलाका जो है वो सील कर दिया था। ओजोन लेयर की जो डैमेजिंग है इसमें ज़्यादातर लोग इसका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो कि हमारे एसी फ्रीजर वगैरह में से एलिमिनेट होते हैं।
ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ पर लाइट की मौजूदगी में ये डिसोसिएट हो जाते हैं फ्री रेडिकल, इससे क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल आगे फर्दर जो है वो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके जहाँ पर ये रिएक्ट करेगा वहाँ क्या बना देगा, होल बना देगा, सुराख बना देगा। तो वहाँ से फिर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगे और जमीन पर पहुँच कर मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो पास करेंगी, मुख्तलिफ बीमारियाँ उससे जो है वो जन्म लेगी। तो ओजोन को जो हुआ है सुराख जो बना है ओजोन लेयर में, उसकी वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि अमिट हो रहे हैं, एरोसोल स्प्रे, स्प्रे कैन, ये जो स्प्रे करते हैं इसके कैन में से जो है वो निकलते हैं, बाकी फ्रीजर और एसी वगैरह में से भी ये एलिमिनेट होते हैं। तो ये जो है वो जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर ये डिसोसिएट हो जाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल में, यानी कि अगर CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो ये डिसोसिएट होकर CFCl2 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल आगे फर्दर जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन ऑक्साइड फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन बना देता है। अब ये देखें ओजोन का मॉलिक्यूल नहीं रहा, जहाँ पर ओजोन O2 में तब्दील हो जाएगी, समझ लें वहाँ पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, जिसे हम ओजोन होल का नाम देंगे। द अमाउंट ऑफ ओजोन इज लेस इन रीजन नियर टू इक्वेटर, इक्वेटर के करीब जो है ओजोन की मकदार कम है। The thickness of ozone layer has been decreased over Antarctica during springtime since in mid 1970। तो 1970 में ये जो है वो बरआज़म अंटार्कटिका जहाँ पर ये ओजोन होल डिस्कवर किया गया, उस होल पर जो ओजोन की थिकनेस थी वो बहुत ही कम हो गई थी। तो थिकनेस को कम होने वाली जो चीज़ है ओजोन की जो थिकनेस कम हो गई है, ये किस वजह से है, क्योंकि वहाँ पर फर्दर जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सनलाइट जो एरो स्प्रे कैन में से एलिमिनेट होते हैं या जो है एसी फ्रीजर में से आएंगे, वो जो है एसोसिएट हो जाएंगे फ्री रेडिकल में, फिर वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे, जहाँ पर ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे वहाँ क्या बनना शुरू हो जाएगा, होल बनना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पर जो है वो थिकनेस जो है मोटाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। By the mid 1980, lose ozone 50% the total overhead, यानी कि 1980 में जो है 1980 में ये जो मकदार है वो कितनी जो है वो ओजोन की शोर पर कम होगी, 50% कम होगी। तो वहाँ पर जो है वो फोटो क्या जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, जो कि ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पर ओजोन O2 में तब्दील होगी वहाँ क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। The region in which ozone depletes substantially। अच्छा, जो है टेम्परेचर रेंज जो है ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ पर ओजोन मौजूद है वहाँ उस रीजन्स का या उस स्ट्रेटोस्फेयर रीजन का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर रेंज क्या होगी जहाँ पर ओजोन मौजूद होगी। द टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, कहता है जब हम ट्रोपोस्फेयर में मूव करते हैं, मूव ट्रोपोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर सतह जमीन से कितने फासले पर कायम है, ये तकरीबन 11 किलोमीटर तक कायम है, मौजूद है। जो एटमॉस्फेयर की पहला सेगमेंट्स आता है जिसे हम देखिए, एटमॉस्फेयर के 4 सेगमेंट हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के 4 सेगमेंट हैं, यानी कि 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया। पहला हिस्सा इसका ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा थर्मोस्फेयर और तीसरा मीजोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर। पहला जो आता है रीजन वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में कहते हैं कि टेम्परेचर जो रेंज है वो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो ट्रोपोस्फेयर में कम है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में अगर हम बुलंदी की तरफ मूव करें तो बुलंदी की तरफ मूव करने से टेम्परेचर कम होगा, यानी कि उसकी वैल्यू 15 to -56 डिग्री सेंटीग्रेड होगी।
यानी कि ट्रोपोस्फेयर में अगर हम बुलंदी की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 50 से -56 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कम होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसमें ओजोन मौजूद नहीं, क्योंकि ओजोन ने ही क्या करना है, हाईली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ओजोन लेयर ही मौजूद नहीं, तो ओजोन तो स्ट्रेटोस्फीयर मौजूद है, जो कि ट्रोपोस्फीयर के बाद में जो रीजन आएगा तो वहाँ पर ओजोन लेयर मौजूद है। वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप करेंगे, तो जिससे वो जो है वो टेम्परेचर में रिडक्शन आ जाएगी, कमी आ जाएगी। It is because air near the earth is heated by the radiation emitted from the earth. उसकी वजह एक तो ये है कि जो हवा है वो ज़मीन के करीब करीब वो हीटेड हो जाती है रेडिएशन से, जो कि री एमिटेड होती हैं फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जब रेडिएशन ज़मीन से टकराती हैं, कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं, कुछ उसमें से दोबारा री एमिट हो जाती हैं। तो वो अर्थ के ऊपर जो एयर है वो उस रेडिएशन को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। फॉर एग्जांपल एयर में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो री एमिटेड रेडिएशन को क्या कर लेगी, जज़ब कर लेगी, जिससे जो टेम्परेचर है वो अर्थ के करीब करीब ही ज़्यादा होगा। लेकिन हम जैसे ही सतह ज़मीन से 10 से 11 किलोमीटर बुलंदी की तरफ मूव करेंगे तो ऊपर जाते हुए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहाँ पर टेम्परेचर क्यों कम हुआ है? क्योंकि जो ज़मीन के करीब एयर थी वो हीट हो गई है, जो कि रेडिएशन ही इमिट हुई थी अर्थ से। टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग altitude ranging from -50 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है जो टेम्परेचर है जब हम ट्रोपोस्फेयर से अगले जो एटमॉस्फेयर का सेगमेंट है यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर उसमें मूव करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। वहाँ टेम्परेचर बढ़ने की वजह क्या है? वहाँ टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पर क्या मौजूद है, ओजोन की लेयर। ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो क्या कर लेती है, जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसमें जो टेम्परेचर है स्ट्रेटोस्फेयर का वो बढ़ जाएगा -56 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। The ozone is the main chemical species present in the stratosphere that absorb ultraviolet radiation and increase the temperature upper part of the ozone layer. Ozone layer जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है उसने क्या करना है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज़ब कर लेना, जिससे ओजोन के ऊपर वाली लेयर का जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। और ओजोन लेयर किस रीजन में मौजूद है, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि जब हम ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं तो बुलंदी की तरफ मूव करने से टेम्परेचर कम होता है, और जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो बुलंदी की तरफ जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर ओजोन मौजूद है स्ट्रेटोस्फेयर में और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज़ब करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हाईली एनर्जी रेडिएशन, जिससे उस लेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके बाद है जी रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का मुश्तमिल कंपाउंड है, और इसको हम जो है ये फ्रीजर, डीप फ्रीजर और एसी एयर कंडीशनर से क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, एमिट होते हैं। अभी अब रिसेंटली जो है उन्होंने इनका अल्टरनेटिव सोर्स निकाला है जो कि ओजोन को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है जी। तो उन्होंने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल किए जाते थे, अब मॉडर्न रिसर्च की गई तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एमिट हो भी जाए तो ये एटमॉस्फेयर में जाके कोई जो है वो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन रिसेंटली जो पिछले अदवार में ज़्यादातर डीप फ्रीज़र और जो एसी वगैरह थे इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एमिट होता था या स्प्रे कैन में से, तो ये ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है, ओजोन होल क्रिएट करवाता है। ओजोन होल क्रिएट करवाने की वजह क्या है कि ये जब एमिट होगा तो ये सनलाइट की मौजूदगी में, जिसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में ये डिसोसिएट हो जाएगा फ्री रेडिकल में। फिर ये जो फ्री रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे, जहाँ पर ये रिएक्ट करेंगे वहाँ पर ओजोन के मालिक्यूल को O2 में तब्दील कर देंगे। जहाँ पर O2 बनेगा वहाँ पर क्या बन जाएगा, लेयर में होल बन जाएगा, या उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
Fluorofluorocarbon used as refrigerator in air conditioner and aerosol spray are inert to troposphere but slowly diffuse in stratosphere. कहता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर में एरोसोल स्प्रे में, जब वो ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं ट्रोपोस्फेयर से फिर वो स्लोली डिफ्यूज कर जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। अब स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसी एनर्जी की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में डिसोसिएट हो जाएंगे क्लोरो रेडिकल। एक CF Cl2 फ्री रेडिकल बनेगा, एक Cl फ्री रेडिकल बनेगा। Cl फ्री रेडिकल ओजोन के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा और ClO फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा। अब जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है CF Cl2 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल जो बनेगा, उसमें Cl फ्री रेडिकल जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके जो है वो ClO फ्री रेडिकल प्लस O2 बना देगा। तो अब ये देखें ओजोन नहीं रही बल्कि ये O2 में तब्दील होगी। जहाँ पर ये O2 में बदलेगी वहाँ पर होल बन जाएगा, तो उसी को हम ओजोन होल का नाम देंगे। अब वो जो होल बना है जिसका क्या मकसद था ओजोन लेयर का, कि उसने हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास नहीं होने देना, तो उस सुराख बनने की वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसमें से पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी और ज़मीन पर पहुंचकर वो स्किन कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो क्रिएट करवाएंगी। अब इसको आप रिएक्शन की फॉर्म में अगर देखें तो ये CFCl3 है, ये लाइट की मौजूदगी में डिसोसिएट हुआ CFCl2 फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल क्या है। फ्री रेडिकल और एटम में बेसिक जो डिफरेंस है वो किस तरह किया जाता है। फ्री रेडिकल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, जबकि एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है फ्री रेडिकल और एटम में। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ClO फ्री रेडिकल प्लस O2 बना देगा। अब ये देखिए जहाँ पर इसने ओजोन के साथ रिएक्ट किया है तो वो ओजोन का मालिक्यूल ओजोन की फॉर्म में नहीं रहा बल्कि O2 में तब्दील हो गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो ओजोन लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, डैमेज हो गई है, यहाँ पर होल बन गए हैं। तो ये इसका होल में से जो है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पेनिट्रेट कर देंगे और ज़मीन पर पहुँच कर जिंदगी को, इंसानी जिंदगी को जो है वो कैंसर की बीमारी जो है उसमें जन्म लेगी। इसी तरह क्लोरीन ऑक्साइड फ्री रेडिकल ये भी ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस O2 बना देंगे। तो ये दोनों रिएक्शन में आप देखें तो क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो क्या कर रहा है, ये जो है ओजोन की लेयर को डैमेज कर रहा है। दोनों जगह पर ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, होल बन रहे हैं, जिसी को हम ओजोन होल का नाम देंगे। अच्छा, एक दिन में एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो 10,000 ओजोन के मालिक्यूल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप देखेंगे एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है कितने ओजोन के मालिक्यूल को जो है वो डिस्टर्ब करेगा। तो वहाँ पर जो है वो होल की नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो पेनिट्रेट करेंगे और उससे ज़्यादा जो है वो इंसान क्या होंगे, उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मुतासर होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ओजोन। इसमें हमने ओजोन को एज ए पोल्यूटेंट डिस्कस किया। और अच्छा, ओजोन के कुछ जो है उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है तो उसके डिसएडवांटेजेस देखी हमने। अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है तो उसकी एडवांटेजेस देखी हमने कि ये सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास नहीं होने देती। इसके बाद ओजोन होल को डिस्कस किया हमने और ओजोन होल किस वजह से बन रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्री रेडिकल रिएक्शन हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है।